प्रेजेंटिंग द इन्वेजन। इस कहानी की शुरुआत में हमें डॉक्टर कैरल को दिखाया जाता है जो एक स्टोर के अंदर है। चारों तरफ सामान तितर बितर होता है और डॉक्टर कैरल यहाँ पर नींद ना आने की दवाई ढूंढ रही होती है। बाहर से कुछ लोग अंदर आने की कोशिश कर रहे होते हैं लेकिन दरवाजा अंदर से बंद होता है। कहानी यहाँ से फ्लैशबैक में जाती है जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि एक स्पेस शटल धरती पर क्रैश हो गया जिसके हिस्से शहर के अलग अलग भाग में जाकर गिरते हैं। वैज्ञानिक यहाँ पर आने के बाद किसी को उसके पास नहीं आने देते और जब वो स्पेस शटल को चेक करते हैं तो उसमें एक बहुत ही सूक्ष्म जीव होता है जो हाई और लो दोनों टेम्परेचर में सरवाइव कर सकता है। इन सब चीजों को जो इन्वेस्टिगेट कर रहा होता है उसका नाम टकर होता है जो कि यहाँ का डायरेक्टर है। जब वो बाहर आता है तो उसके पास एक लड़की आती है जो उसी स्पेस शटल के एक टुकड़े को उसे पकड़ाती है। उसमें सूक्ष्म जीव होते हैं जो उसके हाथ में काट लेते हैं। उसके हाथ से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। टकर जब घर पर जाता और रात को सो जाता है तो दिखाया जाता है कि उसका चेहरा, उसकी तबीयत पूरी तरह से खराब होना शुरू हो गई और अगली सुबह वो पूरी तरह से नॉर्मल होता है। वो अपनी एक्स वाइफ डॉक्टर कैरल को कॉल करता है और कहता है कि मैं अपने बेटे से मिलना चाहता हूँ। कैरल कहती है कि तुम उससे नहीं मिल सकते। टकर कहता है कि मैं उसका पिता हूँ, लेकिन कैरल उसका फोन कट कर देती है। इसके बाद कैरल अपने एक दोस्त से मिलती है जिसका नाम डॉक्टर बेन है। वो बेन को बताती है कि मेरा एक्स हस्बैंड मेरे बेटे से मिलना चाहता है। बेन उसे समझाता और बताता है कि वो उसका पिता है, उसे अपने बेटे से मिलने का हक है। इसीलिए वो अपने बेटे को अपने एक्स हस्बैंड टकर के घर भेज देती है। लेकिन यहाँ पर उसका बेटा अपने पिता को देखकर बहुत हैरान होता है क्योंकि उसके पिता बिना एक्सप्रेशन के उससे बात कर रहे होते हैं जैसे कि वो एक रोबोट हो। वहीं घर पर दिखाया जाता है जहाँ पर कैरल अकेली है। उसका दरवाजा नॉक होता है और वो दरवाजा खोलती है लेकिन अब भी दरवाजे पर चेन लगी होती है। बाहर एक आदमी होता है। वो कहता है कि मैं गवर्नमेंट ऑफिस से यहाँ पर आया हूँ, मुझे तुमसे बात करनी है। कैरल कहती है कि मैं अभी अंदर से आती हूँ और जब वो अंदर जाती है तो वो आदमी चेन खोलने की कोशिश करता है। कैरल भागकर दरवाजा बंद कर देती है। बाहर से वो आदमी कैरल को घूर घूर कर देख रहा होता है। उसके चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं होता और आज कैरल ने ऐसे कई लोगों को देखा जिनके चेहरों पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं था। कैरल को कुछ समझ नहीं आता कि ये सब क्या हो रहा है और उसकी परेशानी अगली सुबह और बढ़ जाती है जब वो अपने ऑफिस जा रही होती है। वो रास्ते में कई लोगों को देखती है जो एक दूसरे से बात नहीं कर रहे होते। उनके चेहरों पर किसी तरह के कोई भाव नहीं होते और वो लगातार एक ही तरफ देख रहे होते हैं। ऑफिस जाने के बाद वो नेट पर इस बारे में सर्च करती है और वहां पर 11,88,400 लोगों ने इसी तरह के कमेंट्स लिखे होते हैं कि उनके घर में जो लोग हैं अब वो उनके अपने नहीं रहे, उनका बिहेवियर पूरी तरह से बदल चुका है। इसके बाद वो अपने कोलीग, अपने दोस्त बेन से मिलने जाती है जहां पर एक दूसरे डॉक्टर भी होते हैं और वो इन्हें बताते हैं कि जो स्पेस शटल धरती पर आया था उस पर जो सूक्ष्म जीव थे वो दरअसल इंटेलिजेंट सूक्ष्म जीव थे जो अब इंसानों की बॉडी पर कब्जा करके उन्हें पूरी तरह से अपने कंट्रोल में ले रहे हैं। यानी कि यहाँ पर जो कुछ हो रहा है वो स्पेस शटल पर आए हुए एलियन जीव की वजह से हो रहा है। ये सब बातें जानने के बाद कैरल परेशान हो जाती है। वो अपने बेटे को लेने के लिए अपने एक्स हस्बैंड टकर के घर जाती है। टकर के घर पर कुछ और लोग बैठे होते हैं। टकर बताता है कि हमारा बेटा अपने दोस्त के घर खेलने के लिए गया है, इसीलिए कैरल ऊपर जाकर उसका सामान लेती है। पर जब वो नीचे आती है तो दरवाजा बंद होता है और यहाँ टकर के घर पर जितने भी लोग होते हैं उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। वो टकर से पूछती है कि ये सब क्या हो रहा है। टकर कहता है कि तुम्हें सोकर उठने के बाद कुछ पता नहीं चलेगा, बस तुम हमारा साथ दो, तुम जैसी हो वैसी रहोगी, तुम्हारा दिल दिमाग अस्तित्व बिल्कुल ऐसा ही रहेगा। कैरल ये सब जानने के बाद समझ जाती है कि टकर भी अब इन्फेक्टेड हो चुका है। वो वहां से भागने की कोशिश करती है लेकिन टकर उसे पकड़ लेता है, जिसके बाद वो अपने मुंह से हरे रंग का पदार्थ निकालकर उसके मुंह के ऊपर डाल देता है। कैरल यहाँ से गाड़ी लेकर भाग जाती है पर तभी वो देखती है कि उसके सामने एक ट्रक खड़ा है जिसके सामने बहुत सारे लोग भी हैं और ये सब के सब इन्फेक्टेड हैं। कैरल अपनी गाड़ी पीछे करना चाहती है लेकिन पीछे भी गाड़ी होती है। ये इन्फेक्टेड लोग उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं। कैरल भागकर एक मेट्रो ट्रेन में चढ़ जाती है और वो देखती है कि वहां पर भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके चेहरों पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं है, यानी कि वो सब के सब इन्फेक्टेड हैं। कैरल को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि अब वो क्या करेगी। तभी उसके बेटे का वीडियो कॉल आता है। वो बताता है कि मुझे डैड किसी जगह पर लेकर आ गए हैं, मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ पर हूँ, मुझे डर लग रहा है।
ये जानने के बाद कैरल बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और तभी वहाँ पर बैठा हुआ एक आदमी कहता है कि बिल्कुल भी इमोशंस मत दिखाना, पूरी तरह से शांत हो जाओ, नहीं तो वो लोग तुम्हें इन्फेक्टेड कर देंगे। जिसके बाद कैरल भी पूरी तरह से शांत होकर वहाँ पर उन्हीं की तरह बैठ जाती है। पर तभी यहाँ पर कुछ लोग आते हैं जो कि पूरी तरह से इन्फेक्टेड हैं और वो दूसरे लोगों को इन्फेक्टेड कर रहे होते हैं। एक औरत उनके ऊपर चिल्लाना शुरू कर देती है जिससे चारों तरफ भगदड़ मच जाती है। ये सब के सब ट्रेन के पीछे वाले हिस्से में पहुंच जाते हैं और वो लोग सभी लोगों को इन्फेक्टेड कर देते हैं, पर कैरल किसी तरह से वहां से बचकर भाग जाती है। वो जब मेट्रो स्टेशन से बाहर निकलती है तो वहां पर देखती है कि सभी लोग इन्फेक्टेड हैं, वो भी उन्हीं की तरह बिहेव कर रही होती है। और यहाँ पर जिस भी इंसान के अंदर कोई भी इमोशंस होते हैं, यानी कि कोई हंस रहा है, कोई रो रहा है या कोई परेशान है, उसे पुलिस पकड़कर अपने साथ ले जा रही है क्योंकि अब पुलिस भी इन्फेक्टेड हो चुकी है। कैरल को पसीना आना शुरू हो जाता है और तभी एक पुलिस वाला उसके सामने आता है और उसे बताता है कि तुम्हारे माथे पर पसीना है, उन्हें पता चल जाएगा कि तुम इन्फेक्टेड नहीं हो, इसीलिए तुम्हें यहाँ से जाना होगा। ये पुलिस वाला भी इन्फेक्टेड नहीं होता, ये सिर्फ प्रिटेंड कर रहा होता है कि ये भी इन्फेक्टेड है। इसके बाद कैरल वापस अपने घर आ जाती है जहाँ पर वो अपने बेटे को पुकारती है, लेकिन उसका बेटा वहाँ पर नहीं होता। वो अपने दोस्त बेन के साथ एक दूसरे डॉक्टर के यहाँ जाती है जहाँ पर वो इन्हें बताता है कि ये एक तरह का वायरस है जो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो जाता है। अगर किसी की बॉडी के अंदर ये बैक्टीरिया, ये वायरस चला गया और वो इंसान सो गया तो सोने के दौरान ये बैक्टीरिया, ये वायरस उसकी बॉडी में दिमाग पर पूरी तरह से कब्जा कर लेगा, वो भी इससे इन्फेक्टेड हो जाएगा। यानी वायरस बॉडी में जाने के बाद तब तक एक्टिवेट नहीं होता जब तक इंसान सो ना जाए। ये फैसला करते हैं कि ये सब के सब एक दूसरे पर नजर रखेंगे ताकि इनमें से कोई भी ना सोए। अब जो डॉक्टर इन्हें सब कुछ बता रहा होता है वो बताता है कि यहाँ से 80 किलोमीटर दूर एक लैब है, अगर हम वहां तक पहुंच जाएं तो हमारा इलाज हो सकता है। पर कैरल अपने बेटे के बिना यहाँ से नहीं जाना चाहती। इससे पहले कि ये सब यहाँ से निकलते, यहाँ पर कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं जो इन्फेक्टेड होते हैं और वो पूरे घर की तलाशी लेना शुरू कर देते हैं। पर ये चारों के चारों वहां से निकल जाते हैं। बाहर आकर ये भी दूसरे इन्फेक्टेड लोगों की तरह खड़े हो जाते हैं और तभी कैरल देखती है कि एक लेडी को पुलिस पकड़ कर ले जा रही होती है जो चिल्ला रही होती है और ये उसकी पेशेंट है। ये चिल्ला चिल्ला कर बोल रही होती है कि मैं सो गई थी, मुझे कुछ भी पता नहीं था। अगर ये सो गई थी तो ये इन्फेक्टेड क्यों नहीं है? कैरल के दिमाग में ये सवाल उठता है। इसके बाद कैरल के साथ जो दो डॉक्टर्स होते हैं वो लैब की तरफ निकल पड़ते हैं, जबकि उसका दोस्त बेन उसके बेटे को ढूंढने के लिए शहर की तरफ निकल पड़ता है। कैरल बेन को कहती है कि वो लेडी मेरी पेशेंट थी, अगर वो सो चुकी थी तो वो इन्फेक्टेड क्यों नहीं हुई। ये तय करते हैं कि ये उसकी मेडिकल रिपोर्ट को चेक करेंगे और जब बेन उसकी मेडिकल रिपोर्ट को देखता है तो उसे पता चलता है कि बचपन से उसे एन्सेफेलाइटिस था, जिसे ADEM भी कहा जाता है, जो अक्सर लोगों को चिकन पॉक्स के बाद होता है और ये ब्रेन के व्हाइट मेटा को इफेक्ट करता है और इसीलिए शायद सोने के बाद भी वायरस ने उसके दिमाग पर किसी भी तरह का कोई भी इम्पैक्ट नहीं डाला। और ये ADEM हर किसी को नहीं होता, बहुत कम लोगों को चिकन पॉक्स के बाद ये होता है। और यहाँ पर कैरल कहती है कि मेरे बेटे को भी चिकन पॉक्स हुआ था, जिसके बाद उसके सिम्टम्स कुछ अलग थे और जब हम हॉस्पिटल गए तो हमें पता चला कि उसे भी ADEM हुआ है, जिसका मतलब ये है कि मेरा बेटा भी इस वायरस से इन्फेक्टेड नहीं हो सकता, वो भी इम्यून है, इसीलिए बार बार मुझे वो कॉल कर रहा है, वो पूरी तरह से ठीक है। इसके बाद बेन अपने उस साथी डॉक्टर को कॉल करता है जो लैब की तरफ गया था। अब वो लैब में पहुंच चुका होता है और वो उसे बताता है कि जिस लेडी को हमने देखा था, जिसे पुलिस पकड़ कर ले जा रही थी, जो वायरस से इन्फेक्टेड नहीं हुई, उसे ADEM था। उसका साथी डॉक्टर कहता है कि मैं समझ गया, हम वैक्सीन बना सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें उस लेडी का ब्लड सैंपल और उसका DNA की जरूरत होगी। क्या वो इस वक्त जिंदा है? वो कहता है कि हमें उसकी जरूरत नहीं है, कैरल के बेटे को भी ADEM है, यानी कि अगर हम उसके बेटे को ले आए तो हम वैक्सीन बना सकते हैं। अभी कैरल को उसके बेटे का मैसेज आता है जो उसे बताता है कि डैड मुझे अपनी मॉम के यानी कि ग्रैंड मदर के घर ले आए हैं और अब कैरल को पता है कि उसका बेटा कहां पर है। पर शहर से निकलना इतना आसान नहीं है क्योंकि हर तरफ इन्फेक्टेड लोग हैं। साथ ही कैरल भी इन्फेक्टेड होती है। बेन को बताती है कि मुझे टकर ने इन्फेक्टेड कर दिया था, मुझे डर है कहीं मैं सो ना जाऊं, अगर मैं सो गई तो वायरस मेरे दिमाग पर पूरी तरह से हावी हो जाएगा। इसके बाद बेन पुलिस की ड्रेस पहन लेता है और कैरल को एक जगह छोड़ देता है और पुलिस का ध्यान भटकाने के लिए खुद गाड़ी तेज चलाता है ताकि सब उसके पीछे आ जाएं और कैरल यहाँ से निकल जाए। और अब
अब कैरल इन्फेक्टेड लोगों की तरह बिहेव करते हुए एक मेट्रो में चढ़ जाती है जहां पर सभी लोग इन्फेक्टेड होते हैं, उनके चेहरों पर कोई भी इमोशंस नहीं होते। वो एक वॉशरूम में चली जाती है और जब वो दरवाज़ा खोलती है तो बाहर उसके बेटे का दोस्त होता है जो बताता है कि अब मेरी फैमिली नहीं रही। जब वो मेट्रो से उतरती है तो बाहर टकर होता है जो उन्हें लेने के लिए आया होता है और वो टकर के साथ उसकी मॉम के घर आ जाती है। टकर की मॉम भी पूरी तरह से इन्फेक्टेड हो चुकी है और ये सब कैरल को नहीं पहचान पाते कि ये इन्फेक्टेड नहीं है, क्योंकि वो भी उन्हीं की तरह बिहेव कर रही होती है। जब ये सब लंच कर रहे होते हैं तभी कैरल को उसके बेटे का कॉल आता है। वो बहुत संभल कर उससे बात करती है ताकि किसी को शक ना हो कि वो इन्फेक्टेड नहीं है और बातों ही बातों में उसे अपने बेटे की लोकेशन का पता चल जाता है। वो जल्दी अपने बेटे तक पहुंच जाती है और उसे लेकर घर से निकल जाती है और टकर और उसके आदमी उन्हें जाते हुए देख लेते हैं, इसीलिए वो इनका पीछा करते हैं। दोनों के दोनों भागते हैं और एक बेसमेंट में चले जाते हैं और टकर वहां पर पहुंच जाता है, जहां पहुंचने के बाद वो अपने बेटे को मारने की कोशिश करता है। पर इससे पहले कि वो ऐसा करता, कैरल पीछे से उस पर हमला करके उसे मार देती है और अपने बेटे को लेकर यहाँ से एक स्टोर में चली जाती है जहाँ पर बहुत सारी दवाइयाँ होती है। वहाँ से एक दवा निकालती है और अपने बेटे को बताती है कि अगर मैं सो जाऊं तो इस दवा को निकालकर इंजेक्शन में डालकर मेरे हार्ट पर लगा देना। अब कैरल को बेन का कॉल आता है। वो बताती है कि मेरा बेटा मेरे साथ है, मैं एक स्टोर में हूँ। बेन कहता है मैं जल्दी वहां तक पहुंच जाऊंगा। कैरल को बहुत नींद आ रही होती है लेकिन वो सो नहीं सकती। अगर वो सो गई तो वो भी इन्फेक्टेड हो जाएगी, पर उसका बेटा थक चुका होता है, वो सो जाता है और इसके बाद कैरल यहाँ पर नींद ना आने की दवा ढूंढना शुरू कर देती है और ये वही पल होता है जहाँ से कहानी शुरू हुई होती है। बाहर से कुछ लोग दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहे हैं पर वो दरवाजा नहीं खोलती। कैरल कई घंटों से नहीं सोई, इसीलिए अब उसे नींद आ जाती है। उसके बेटे की जब आंख खुलती है तो देखता है कि उसकी मॉम सो रही है, इसीलिए वो इंजेक्शन निकालकर अपनी मॉम के हार्ट पर लगा देता है जिससे वो जाग जाती है, यानी कि वो पूरी तरह से अभी नहीं सोई। अब यहाँ पर बेन भी आ जाता है जिसे देखकर कैरल बहुत खुश हो जाती है, उसे अपने गले से लगा लेती है और उसे एहसास हो जाता है कि बेन भी अब इन्फेक्टेड हो चुका है, इसीलिए वो उस पर गन तान देती है। बेन उसे कहता है कि तुमने मुझे एक दिन कहा था कि पूरी दुनिया में शांति होनी चाहिए, किसी तरह की कोई लड़ाई नहीं होनी चाहिए, और वायरस से इन्फेक्टेड होने के बाद सब कुछ शांत हो चुका है, किसी के अंदर कोई इमोशंस नहीं है। जो लोग इन्फेक्टेड हैं वो आपस में लड़ते नहीं हैं। अब दुनिया से क्राइम हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा और इसके बाद वो दरवाजा खोल देता है। कैरल बेन से पूछती है तो फिर मेरे बेटे जैसे लोगों का क्या होगा? बेन कहता है जो लोग इन्फेक्टेड नहीं हो सकते उनकी हमारी दुनिया में कोई जगह नहीं है, और इसके बाद सब के सब उसके बेटे को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। वो सबको गोली मार देती है, साथ ही बेन के पैर पर भी, और वो बेन को जख्मी करके बेन की गाड़ी को लेकर यहाँ से निकल जाती है। पर अब बहुत सारी गाड़ियां उसकी गाड़ी का पीछा कर रही होती है जो उसे मारना चाहते हैं। उसकी गाड़ी टकरा जाती है और वो बेहोश हो जाती है और सभी इन्फेक्टेड लोग उसे घेर लेते हैं। पर इससे पहले कि वो शीशा तोड़ते उसे होश आ जाता है और वो गाड़ी को एक बार फिर से स्टार्ट करती है और तभी उसके उस साथी डॉक्टर का कॉल आता है जो लैब में था। वो कहता है कि हमें वैक्सीन बनाने के लिए तुम्हारे बेटे की जरूरत है, तुम कहाँ पर हो? वो अपनी लोकेशन बताती है और वो उस तक पहुंच जाता है, जिसके बाद उसे बिल्डिंग की छत पर आने के लिए कहता है। कैरल अपने बेटे को लेकर छत की तरफ जाती है लेकिन बहुत सारे इन्फेक्टेड लोग उसका पीछा कर रहे होते हैं, पर किसी तरह से ऊपर पहुंच जाती है, जिसके बाद वो डॉक्टर उसे हेलीकॉप्टर से लेकर वहां से निकल जाता है। और इसके बाद ये सब लैब में आते हैं जहां पर कैरल के बेटे की बॉडी को चेक किया जाता है कि कैसे वो इस वायरस से इम्यून है, और उसकी मदद से वैक्सीन बना ली जाती है जिसकी मदद से धीरे धीरे इन्फेक्टेड लोगों को ठीक करना शुरू कर देते